हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है। पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में मांसपेशी तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब पोलियो होता है तब मांसपेशी तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग का जो वायरस है वो वायरस है एंटेरोवायरस। पोलियो रोग का वायरस एंटेरोवायरस। पोलियो रोग का वायरस एंटेरोवायरस। पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मांसपेशी तंत्र। जब पोलियो होता है तो आप पता ही है मांसपेशी तंत्र, अर्थात कोई हाथ छोटा, कोई हाथ बड़ा, कोई पैर बड़ा छोटा, ऐसे हो जाता है। फल चमगादड़ में कौन सा रोग फैलता है? तो निपा है वायरस। ये फल चमगादड़ की वजह से, वो कोरोना है, ये भी चमगादड़ की वजह से फैला था। तो निपा है वायरस। फल चमगादड़ में कौन सा रोग फैलता है? देखिए, फल चमगादड़ से कौन सा रोग फैलता है? निपा वायरस फैलता है। सिंपल सी बात है, जो चमगादड़ फल खाता है वो फल चमगादड़, और इनके द्वारा निपा है वायरस फैलता है। अब देखिए, हाथी पांव रोग, और हमने देखा था पीछे कि हाथी पांव क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। हाथी पांव रोग है, ये एक कृमि जनित रोग है। याद रखिए, ये कृमि जनित रोग है। एक कृमि के द्वारा ये हाथी पांव रोग होता है। न ये जीवाणु से फैलता है, न वायरस से फैलता है, न कीटाणु से फैलता है, न प्रोटोजोआ से फैलता है, बल्कि हाथी पांव रोग है ये एक कृमि जनित रोग है। ये कृमि के द्वारा फैलता है। हाथी रोग का जो रोगाणु है वो है बुचेरेरिया। हाथी रोग का जो रोगाणु है वो रोगाणु है बुचेरेरिया। हाथी पांव रोग है, इसका रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर। हाथी पांव रोग बुचेरेरिया रोगाणु। हाथी पांव रोग में लिम्फ ग्रंथियों में संक्रमण हो जाता है। हाथी पांव रोग में लिम्फ ग्रंथियां हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है, फिर हाथी जैसा पांव हो जाता है। तो हाथी पांव रोग में लिम्फ ग्रंथियों में संक्रमण हो जाता है। कौन सी ग्रंथियों में संक्रमण हो जाता है? हाथी पांव से लिम्फ ग्रंथियों में संक्रमण हो जाता है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए। हाथी पांव रोग किस? तो हाथी पांव रोग है वो कृमि जनित होता है, कृमि द्वारा फैलता है। हाथी पांव रोग फैलता है कृमि से। नंबर 2, हाथी पांव रोग कौन से रोगाणु से फैलता है? तो हाथी पांव रोग बुचेरेरिया से फैलता है। नंबर 3, हाथी पांव रोग का रोग वाहक कौन सा है? क्यूलेक्स मच्छर है। और नंबर 4, हाथी पांव रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होती है हाथी पांव में। अगला क्वेश्चन, एथलीट रोग। तो एथलीट रोग है ये ट्राइकोफाइटन कवक के द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे, एथलीट रोग है ये कवक जनित रोग है। एथलीट रोग है ये कवक जनित रोग है। ये होता है ट्राइकोफाइटोन से। एथलीट रोग है ये होता है ट्राइकोफाइटोन कवक द्वारा ये फैलता है। एथलीट रोग ट्राइकोफाइटोन। एथलीट रोग ट्राइकोफाइटोन। अस्थमा रोग। अस्थमा रोग का जो ये भी कवक द्वारा फैलता है। अस्थमा रोग भी कवक द्वारा फैलता है। इसके अलावा दमा है वो भी कवक द्वारा फैलता है। खुजली है वो भी कवक द्वारा फैलता है। और नेंद्रा रोग है वो भी कवक द्वारा होता है। तो अस्थमा रोग एस्परजिलस कवक द्वारा होता है। अस्थमा रोग एस्परजिलस कवक द्वारा होता है। अस्थमा रोग एस्परजिलस। जिका वायरस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जिका वायरस रोग से जिका वायरस है ये जिका वायरस है, ये जिका वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जिका वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और इसका रोग वाहक भी है एंडीज मच्छर। ये जो जिका वायरस होता है, ये जिका वायरस
कौन से अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है और ये जिका वायरस फैलाता है एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर में हमें बहुत सारे देखे। एंडीज मच्छर के गोनेरिया रोग हो जाता है, जिका वायरस हो जाता है ना। क्यूलेक्स मच्छर से हाथी पांव रोग हो जाता है। एंडीज मच्छर से मलेरिया हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लीवर। आपसे पूछा जाए, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब करना है लीवर। और आपसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड। और आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो त्वचा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए आपसे शरीर की तो स्टेपेज, जो कि कान में होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको हेडमास्टर ग्रंथि या कह सकते हैं, सीधा आ सकता है मास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर कह दो, मास्टर कह दो। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है और इसे झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता है। जी हाँ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, इसलिए इसे झूठे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे कोई ना कोई हार्मोन तो जरूर निकलता है। जिस प्रकार से पीतरस से कोई हार्मोन नहीं निकलता है ना, उसी तरह से हाइपोथैलेमस से भी कोई हार्मोन नहीं निकलता है। हाइपोथैलेमस सिर में होती है और पीतरस वो शरीर में होता है ना, और दोनों से हार्मोन नहीं निकलता है। तो देखिए, झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है तो पीयूष ग्रंथि है वो अगर मस्तिष्क में, यानी अगर मस्तिष्क में होती है। और अगर मस्तिष्क में होती है, आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है तो मध्य मस्तिष्क का भाग है वो सबसे बड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है अगर मस्तिष्क में स्थित होती है। स्पेनाइड अस्थि स्थित होती है तो स्पेनाइड अस्थि भी मस्तिष्क में होती है। ये आपको मस्तिष्क में जितने भी ग्रंथि है, जितने भी अस्थि है, इन सब को आपको याद करना है। और जितने भी हार्मोन है इन मस्तिष्क में, इन सबको याद करना है। इनके कार्य भले याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनके हार्मोन, अस्थि और ग्रंथि ये आपको याद जरूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मस्तिष्क में क्या क्या होता है, यानी क्या कहाँ पे क्या याद रहता है ना, तो अगर मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, मध्य का क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का क्या होता है, तो इनके कार्य भी याद रखना चाहिए। बस इतनी बात याद रखनी चाहिए मस्तिष्क से संबंधित। तो स्पेनाइड अस्थि है ये मस्तिष्क से संबंधित है। एक्रोमेगेली रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? एक्रोमेगेली रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो ये वृद्धि हार्मोन से होता है। एक्रोमेगेली रोग वृद्धि हार्मोन से होता है, या कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन का ही नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक्रोमेगेली रोग क्या होता है पूछा जा सकता है।
एक्रोमेगेली रोग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, शरीर की हाइट बढ़ जाती है, 6 फुट का 7 फुट का हो जाता है। तो या एक्रोमेगेली रोग में क्या होता है कि एक हाथ बड़ा हो जाता है, या एक टांग बड़ी हो जाती है, या एक्रोमेगेली रोग में जो चेहरा है वो लंबा हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं एक्रोमेगेली रोग। और लंबे चेहरे वाला रोग ये बहुत बुरा लगता है, फिर लंबा चेहरा हो जाता है, थोबड़ा बड़ा हो जाता है, बुरा लगता है। तो वर्दी हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हार्मोन का दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं कि वर्दी हार्मोन का दूसरा अन्य नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक्रोमेगेली रोग का संबंध सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बढ़ने की वजह से एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। चेहरे पर तिल, धब्बे, निशान किस हार्मोन की अधिकता से होता है? देखिए, चेहरे पर तिल हो जाते हैं, चेहरे पर धब्बे हो जाते हैं, निशान बन जाते हैं, तो ये किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो होता है ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये वर्दी हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा पीयूष ग्रंथि से संबंधित हार्मोन नहीं है? तो देखिए, चेहरे पर तेल, धब्बे, निशान किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन है, इससे दूध का निर्माण होता है। माता में जो स्तन है, उन स्तनों में, स्तनों में जो स्तन है, वो स्तनों में दूध का निर्माण होता है माता के प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। और जिस माता में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तनों में दुग्ध निर्माण न होना किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी से। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला हार्मोन देखिए, ऑक्सीटोसिन, जिसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिए, कई बार हार्मोन का अन्य नाम ही पूछ लेते हैं, तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। कई बार देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अन्य नाम पूछ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन का अन्य नाम है पिटोसिन हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि में होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, ये भी पीयूष ग्रंथि में होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये एक भावात्मक हार्मोन है, अर्थात इससे शरीर से भावनाएं निकलती हैं, है ना, किसी के लिए भावनाएं पैदा होती हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये एक प्रसव पीड़ा की शुरुआत है, यानी प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती है, यानी प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव के समय जो पीड़ा होती है ना, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है कुछ टाइम बाद, तो उस समय जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है, अर्थात पिटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। एक प्रकार का भावात्मक हार्मोन भी है, इसके लिए किसी के प्रति भावात्मक भावनाएं पैदा होना, ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ये ऑक्सीटोसिन अर्थात पिटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि में स्थित होता है ये हार्मोन। डायबिटीज एनसीपीडीएस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज एनसीपीडीएस रोग, ये भी देखिए, सिर्फ डायबिटीज एनसीपीडीएस ऐसा नहीं है कि डायबिटीज का ये पूरा नाम है, ये डायबिटीज का एक प्रकार है, डायबिटीज एनसीपीडीएस रोग। और ये डायबिटीज बहुत ही खतरनाक होता है, एक बार हो जाता है और कुछ समय भी आपने 2-3 दिन भी अगर आपने इलाज कराने में गवा दिए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो डायबिटीज एनसीपीडीएस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डाई आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो
कैसे याद रखे, डायबिटीज इंसिपिडियस हार्मोन बहुत ही खतरनाक हार्मोन रोग होता है, इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है बहुत जल्द। और ये होता है, किससे याद रखे, डाई, मृत्यु हो जाती है ना, डाई से याद रख सकते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रोसिन हार्मोन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रोसिन हार्मोन भी कह देते हैं, और यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडियस रोग किस हार्मोन की वजह से कमी से होता है, कमी से होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो गई तो आपको डायबिटीज इंसिपिडियस रोग हो जाएगा, जो कि ये पीयूष ग्रंथि में होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ही दूसरा नाम वेसोप्रोसिन हार्मोन है। कई बार क्या करते हैं कि हार्मोन का अन्य नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको तो पता है 3-4 हार्मोन के डबल नाम आ गए हैं, तो उन्हीं में से एक हार्मोन दे देगा और नाम पूछ लेगा कि अन्य नाम क्या है। मूत्र में डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है कि मूत्र में से अतिरिक्त जल एवं लवण को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह हार्मोन क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है कि मूत्र में से अतिरिक्त जल एवं लवण को अवशोषित करने का कार्य करता है। अगर मूत्र में से अतिरिक्त जल नहीं निकला, अतिरिक्त लवण नहीं निकले, तो फिर आपको डायबिटीज इंसिपिडियस रोग हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है। आपकी मृत्यु भी हो सकती है अगर आपने 2-3 दिन खराब कर दिए तो। हार्मोन कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रोसिन हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि में होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का, जैसे कि इसका कार्य होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कार्य है कि मूत्र में से अतिरिक्त जल एवं लवण को अवशोषित करने का कार्य। इसी प्रकार गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है, कई बार हार्मोन का कार्य पूछ लेते हैं, बहुत जरूरी होता है कार्य पढ़ना। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जैसे कि हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा, जो कि जिसका कार्य होता है भावात्मक भावनाएं पैदा करना, प्रसव पीड़ा पैदा करना, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहते हैं, दूध निर्माण का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसी प्रकार से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसका काम होता है मानव की जनन ग्रंथियों को सक्रिय करना। तो मानव की जनन ग्रंथियों को सक्रिय करने का काम किसका होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का होता है। अब देखिए पेनियल ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि अगर मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि है ये मानव शरीर की पेनियल ग्रंथि। पेनियल ग्रंथि को जैव घड़ी भी कहते हैं, पेनियल ग्रंथि को जैव घड़ी भी कहते हैं। पेनियल ग्रंथि को मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। आगे देखिए सेरोटोनिन ए मेलाटोनिन हार्मोन किसमें पाए जाते हैं, तो सेरोटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि में तथा मेलाटोनिन हार्मोन भी पेनियल ग्रंथि में पाया जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि। तो सेरोटोनिन हार्मोन एवं मेलाटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि में पाया जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, इससे आदमी हैप्पी रहता है सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से। और मेलाटोनिन हार्मोन को नींद का हार्मोन कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन की अधिकता से नींद आने लगती है। और क्या होने लगता है नींद के अलावा, तो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बच्चों में किशोरावस्था के लक्षण आने से रोकने वाला हार्मोन है। बच्चों में कहने का मतलब है, जो कई बार हम देखते हैं एक प्रकार से बीमारी ही है, कई बार से देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जल्दी किशोर की तरह दिखाई देने लगते हैं,
है ना। जैसे कि 10 साल का बच्चा है वो 17-18 साल का सा दिखाई देने लगता है ना। तो बच्चों में किशोरावस्था के लक्षण जल्दी आने से रोकता है। जल्दी से बच्चा है वो किशोरावस्था से लगता है ना। कई बार हम देखते हैं कि 12वीं क्लास का कोई बच्चा देखते हैं और हमें उससे देख कर लगता है कि 8वीं क्लास में होगा, शायद 7वीं 8वीं क्लास में होगा, लेकिन वो 12वीं क्लास में दिखाई देता है हमें। तो ये होता है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। ये भी पीनियल ग्रंथि में होता है। तो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि में होता है, मेलाटोनिन हार्मोन पेनियल ग्रंथि में होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम है नींद का हार्मोन कहते हैं इसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं। बच्चों में किशोरावस्था के लक्षण आने से रोकता है, अर्थात ताकि बच्चा है जो कि 12वीं 8वीं में पढ़ रहा है वो ऐसा ना लगे, है ना। कई बार 12वीं में पढ़ रहा है वो बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, देखने में छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि 8वीं में पढ़ रहा होगा, बच्चा है। वो बच्चा नहीं होता, वो कई बार तो ऐसा बच्चा है और कई बच्चा नहीं होता और फिर पता लगता है कि ये तो फौज में काम करता है, ये तो कलरक है वगैरह है, ये तो हेडमास्टर है। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? तो हाशीमोटो रोग को। ये हाथीमाटो रोग नहीं है, ये हाशीमोटो रोग है। तो थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या हाशीमोटो रोग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टेडपोल लार्वा में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि टेडपोल लार्वा में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? कायांतरण रुक जाएगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने से हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, उसी प्रकार टेडपोल लार्वा में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके शरीर का भी विकास रुक जाएगा। तो कायांतरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामार्फोसिस रुक जाएगा। अर्थात ये टेडपोल लार्वा है जो जन्म के समय जितना हुआ था उतना का उतना ही रह जाएगा, ये वृद्धि नहीं कर पाएगा, छोटा छोटा ही रह जाएगा। तो यदि टेडपोल लार्वा में आयोडीन की कमी हो जाए और ये टेडपोल लार्वा छोटा छोटा ही रह जाएगा और ये अन्य बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएगा। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? हाशीमोटो रोग को कहते हैं। अगला देखिए, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? टी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्रंथि करती है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि अलग अलग होती हैं, याद रखिएगा। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु के निर्माण एवं नर के द्वितीय लक्षणों है तो उत्तरदायी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। ऑप्शन में आएगा पीयूष ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, वृषण में, अग्नाशय में, ऐसे आ जाएगा ऑप्शन। तो किस में पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से संबंधित है, वृषण में पाया जाता है ना। तो वृषण में किसका निर्माण होता है? आपको पता है वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के निर्माण में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? शुक्राणु के निर्माण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, फिर बच्चा भी पैदा नहीं होगा। नर के द्वितीय लक्षण जैसे नर में दाढ़ी आना, मूंछ आना, काख में बाल आना, ये भी क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। गर्भधारण हार्मोन कौन सा है? ऐसा हार्मोन जो गर्भधारण हार्मोन यानी गर्भ धारण के लिए जिम्मेदार होता है, गर्भ धारण करवाता है ये हार्मोन। इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि अंडाशय में पाया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
कई बार तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न से कौन सा हार्मोन सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। निम्न से कौन सा हार्मोन सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है? ऑप्शन में आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह गर्भधारण वाला हार्मोन है, यह अंडाशय में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में पाया जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है? प्रेगनेंसी की जांच में काम आता है यह हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है? प्रेगनेंसी की जांच में ये काम आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। गर्भधारण हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण हार्मोन अंडाशय में पाया जाता है। शुक्राणु के निर्माण और नर के द्वितीय लक्षण है तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है, ये वृषण में पाया जाता है। टेल लिम्फोसाइट का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। थायराइड की आत्महत्या हाशिमोटो रोग। यदि टेडपोल लार्वा में आयोडीन की कमी हो जाए तो कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।